छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है पोषण, भोजन एवं आहार, कुछ भी कह सकते हैं हम। छात्रों, आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और यदि उसमें साइंस पूछे जाना है या पर्यावरण में से ऐसा कोई चैप्टर आपको यदि सिलेबस में लगा हुआ है तो छात्रों ये पोषण वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में मिलते ही हैं। हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें से उठाए हैं या ऐसे प्रश्नों को हमने लिया है जो अधिकांशतः एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं में से हमने प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है। छात्रों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं पोषण, पोषक तत्व, भोजन, संतुलित आहार, इस टाइप से। तो पहले तो पोषण क्या कहलाता है छात्रों? पोषण का अर्थ होता है कि किसी भी, चाहे वो मानव हो चाहे जंतु हो, किसी के भी शरीर की जो दैनिक क्रियाएं हैं इनके लिए आवश्यक ऊर्जा शरीर को मिलती रहे ताकि उसकी सभी जो उपापचयी वगैरह क्रियाएं हैं या उसकी जो बाह्य क्रियाएं हैं उसके कार्य करने की क्षमता वगैरह उसमें बनी रहे, तो उसके लिए उसे भोजन या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम पोषण कहते हैं। ठीक है छात्रों। और जो ये पोषक तत्वों संबंधी जो अध्ययन होता है, शरीर के पोषक तत्वों संबंधी जो अध्ययन होता है, इसको हम ट्रोफोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। ट्रोफोलॉजी माने समझना, संतुलित आहार या पोषक तत्वों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं छात्रों? ट्रोफोलॉजी। यहां हमने लिखा है, देखो ये लिखा है क्या? ट्रोफोलॉजी। इसके बाद में पोषक तत्व क्या कहलाते हैं छात्रों? ये शरीर में पोषक तत्व, अब इनको हम एक एक करके देखते जाते हैं छात्रों। एक हमने ट्रिक यहां पर लिखी है, ट्रिक हमने लिखी है जपो बस खनिका। यदि आप इतना याद कर लेते हो तो जपो बस खनिका, और ऐसे मिला के ये 5 पोषक तत्व हो जाते हैं शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं। ऐसे 5 पोषक तत्व हो जाते हैं। ट्रिक आपको याद करना है जपो बस खनिका। ठीक है। यहां जा से होगा जल छात्रों। मानव शरीर में जल सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 65 से 70% जल होता है। आपको हम जल वाले चैप्टर में बता चुके। जा से जल, पो से प्रोटीन, बस से होता है बसा, और खनिज, खनी से होता है खनिज, और का से होता है कार्बोहाइड्रेट। ऐसा आप समझना। तो जल, प्रोटीन, बसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। अब छात्रों, कभी कभी एग्जाम में इनके कार्य पूछे जाते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। जैसे जल के कार्य, जल पे से हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है, बहुत अच्छे डाटा उसमें हमने रखे हैं, आप देख सकते हैं उसे छात्रों। जल जो होता है, जल का कार्य क्या होता है? शरीर में एक तो तापमान को नियंत्रित करना और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, भोजन के पाचन आदि में, और अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालने में उपापचयी क्रियाएं कहलाती है, इसमें मदद करता है जल। इसके बाद में छात्रों, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? वैसे टीन कौन खरीदता है? आप ध्यान रखो, टीन टूटा फूटा लोहा वाले खरीदते। तो ये प्रोटीन क्या करता है छात्रों? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, या कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। तो ये जो प्रोटीन होता है ये कोशिकाएं और ऊतक बनाने में मदद करता है, अर्थात ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है प्रोटीन। और प्रोटीन कितना पाया जाता है? 15%। सबसे ज्यादा जल पाया जाता है छात्रों। इसके बाद में तो प्रोटीन का कार्य आप समझ गए होंगे, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना और नए ऊतकों का निर्माण करना। ये किसका कार्य होता है? प्रोटीन का। फिर यहां चले हम बसा। बसा का छात्रों कार्य क्या होता है? बसा मतलब फैट, कोलेस्ट्रॉल, आप जानते होंगे। जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही होती है, जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही होती है, उस समय पर यह बसा क्या करती है? शरीर को भोजन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जब शरीर को भोजन नहीं मिल रहा होता है तब बसा का कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। ये जो बसा होती है ये शरीर में फैट के रूप में व्यक्तियों में या जानवरों में भी ये संचित रहती है। जैसे आपने सुना होगा वो ऊंट वाला, कि ऊंट अपनी कुबड़ में लगभग 1 माह तक का भोजन रख सकता है, तो वो बसा के रूप में भोजन को संचित कर लेता है, और फिर उसी बसा से जब उसे रेगिस्तान में बहुत समय तक भोजन नहीं मिलता है तो उसी बसा से भोजन को प्राप्त ऊंट करता रहता है। तो बसा का कार्य आप समझ गए। बसा क्या करती है? समझ गए आप? जब शरीर को भोजन नहीं मिल रहा होगा तो बसा से भोजन शरीर प्राप्त कर सकता है। मतलब मोटे ताजे व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा समय तक एनर्जिक हो सकते हैं, एनर्जी उनको मिलती रहती है। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है खनिज लवण।
जो ये खनिज लवण होते हैं छात्रों, ये शरीर को आकार प्रदान करते हैं। ये आपकी हड्डियां और दांतों को खासकर ये ज्यादा मजबूत रखते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण में या इनको मजबूती प्रदान करने में या शरीर को आकार प्रदान करने में कौन आवश्यक होता है? खनिज लवण। समझ रहे होंगे। इसके बाद में छात्रों लिखा है कार्बोहाइड्रेट। जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सीधे तौर पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब भोजन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करना किसका कार्य होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ध्यान रखना। जो दौड़ लगाने वाले खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं, इनको यदि तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इनको क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में छात्रों हमने यहाँ पर संतुलित आहार, हालांकि आपको पता होगा दूध को संतुलित आहार कहते हैं। इसमें सब कुछ होता है, 5 एक प्रकार की चीजें दूध में होती हैं, दूध को संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद में हालांकि संतुलित आहार में क्या क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं, रोगक्षांश होते हैं और जल। इन 3 को मिला के क्या कहते हैं? संतुलित आहार। छात्रों आगे हम बताएंगे। पोषक तत्व तो ये हम आपको बता ही रहे हैं। बाकी रोगक्षांश क्या कहलाते हैं? ऐसे पतले धागे के समान कुछ ऐसी तंतुओं को हम रोगक्षांश कह सकते हैं, खासकर जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। रेसे टाइप के होते हैं रोगक्षांश। और जो भोजन, शरीर में भोजन पचने के बाद में जो मल बचता है उसके रूप में हम रोगक्षांश को बाहर निकाल देते हैं। मल के रूप में वो बाहर निकाल आते हैं, वो रोगक्षांश ही होते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रोगक्षांश मतलब बिना पचा हुआ, जो शरीर के अंदर नहीं पच पाया है, वो बिना पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? रोगक्षांश कहलाता है। जल आप जानते हो। इसके बाद में छात्रों हम चलते हैं, यहां हमने विटामिन के बारे में, अब हम इन में से एक एक चीजों को यहां से लेते जाएंगे और सभी पे थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे करते जाएंगे। आप इनको देखें। सबसे पहले विटामिन। विटामिन जो शब्द है इसका जनक है फंक। अब देखो यहां हमने एक ट्रिक लिख रखी है। यहां एक ट्रिक लिखी है, पीए का बीज पैक। किसी का भी पीए है उसका क्या लिखा हमने? पीए का बीज पैक कर दो। कहीं वो ले जाने वाला है कोई बोनी वगैरह करने के लिए, तो पीए का बीज पैक कर दो, ऐसा हम कह सकते हैं। छात्रों ये जो प्रोटीन होते हैं, पी का मतलब समझना प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। ए से बनेगा एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम मतलब नाक निकलती है, हमारी सुबह निकलती है, एंजाइम कहलाती है। ठीक है, अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के आधार पर बताएंगे। जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है नाक वगैरह, ये एंजाइम निकालती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन्स निकालती है। कभी ग्रंथियों पे बताएंगे आपको। तो प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। छात्रों जो विटामिन बीज शब्द लिखा है, विटामिन कहलाते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। मतलब कभी प्रश्न आ गया कि विटामिन क्या है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक बताएंगे क्या कहलाते हैं। और पैक का मतलब समझना, पेनिसिलिन कवक। कवक क्या है? पेनिसिलिन कहलाती है कवक। ये बता रहे थे। तो छात्रों विटामिन शब्द जो है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? फंक है। और इन्हें शरीर की रक्षात्मक युक्ति या रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है छात्रों? विटामिनों का यहां देखो, शायद हम लिख नहीं पाए यहां, वसा, जल, प्रोटीन, वसा, खनिज। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे, इनकी कोई संख्या नहीं आती कभी। विटामिन भी इसमें शामिल कर लो। यहां लिख नहीं पाए, ये बस से विटामिन, जल, प्रोटीन, ये इससे विटामिन कर देना। ठीक है, विटामिन भी आ जाएगा। तो विटामिन शब्द का जनक छात्रों फंक था। और शरीर का रक्षात्मक पदार्थ या रक्षात्मक युक्ति किसे कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। और छात्रों विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारी रोगों से लड़ने में रक्षा करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। इसलिए इस विटामिनों को शरीर का रक्षी तंत्र या रक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है। अब छात्रों यहाँ एक हमने निकनेम और लिख रखा, विटामिन को कहते हैं रक्षात्मक खाद्य मंत्री। शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री। छात्रों ऐसे प्रश्न आए हैं एग्जाम में, इसलिए हमने ऐसी चीजों को यहाँ नोट किया है। हाँ, अब यहाँ कुछ विटामिनों के जनक हमने आपको बताया जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं। उसमें आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, ये विटामिन और उनके जनक। यहां लिखा है मैं हूं हाप। मैं 2 बार कहना है, मैं हूं हाप। मतलब फिर यहां से आपको सीक्वेंस में लिख लेना है ABCD। इसका मतलब ये हुआ छात्रों, विटामिन ए का जनक होगा मैकुलन। ये लिखा मैकुलन, ए का जनक। फिर बी का जनक भी मैकुलन। मैं 2 बार लिखा। ठीक है। और मैकुलन में समझ रहे, बी का जनक भी मैकुलन। फिर यहां लिखा है हूं से बनता है छात्रों होलकट। विटामिन सी का जनक होलकट। और फिर यहां डी की जगह हाफ लिखा है, तो डी का जनक है हाफकिंस। ये हमने लिख रखे हैं। इनको भी आप तैयार कर लें। विटामिनों के कभी कभी जनक पूछे जाते हैं।
इसके बाद में छात्रों क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 14 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के विटामिन मानव शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से? यहां हमने बताने का प्रयास किया है, ए बी सी डी ई और के। ठीक है छात्रों, तो ये कितने हो गए? 6 तो ये हो गए। फिर यहां B1 से चालू करना और B12 तक लिखना अंत में, और ये B11, B10, B4 और B8 ये नहीं होता है, ये नहीं होते हैं, ये हमने कट लगा दिया यहाँ, ये नहीं होते हैं। बाकी B12 तक कितने विटामिन हो जाते हैं? 14 विटामिन हो जाते हैं। ठीक है। फिर छात्रों कभी कभी प्रश्न आता है विटामिन के रासायनिक नाम, किसका? टेकोफेरॉल क्या है, कैल्सीफेरॉल क्या है, स्कारबिक अम्ल क्या है, इस टाइप की। तो हमने यहाँ विटामिन के रासायनिक नाम भी लिख रखे हैं। उसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो, रथ एक टॉफी। क्या याद रख सकते हो छात्रों? रथ एक टॉफी, इस टाइप से कुछ भी। ठीक, या यहां से मैं हूं, हाफ की, ऐसा कर लेना कुछ भी। तो रथ एक टॉफी, ऐसे यदि आप याद रख सकते हो, सीक्वेंस में आप इनको लिख लेना। कैसे? ए बी सी डी ई और के। तो देखो ए बी सी डी ई और के, ये 6 हो गए। 6 यहां है, रथ 1 2 3 4 5 और 6, रथ एक टॉफी। अब छात्रों यहां रथ क्यों लिखा है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, था से बनेगा थायमीन। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एडी के, ए से बनेगा एस्कार्बिक अम्ल। फिर छात्रों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, का से बनेगा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन में तो आ ही जाते हैं, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस एक बार आप इनका अध्ययन करें, आपको थोड़े बहुत मेमोराइज हो जाएंगे, ऑप्शन से सही हो जाती है। फिर छात्रों यहाँ टॉफी लिखा है, टॉफी या टेफी कुछ भी, तो यहाँ ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, और यहाँ फी शब्द लिखा है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ऐसे आप याद इन्हें रख सकते हो। इसके बाद में छात्रों हमने यहां लिखा है बस जल में घुलनशील। बीसी को क्या कहेंगे हम? बस जल में घुलनशील। भाई कोई बस का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहेंगे बस तो जल में घुलनशील हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन बी और सी जो 2 विटामिन होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, बाकी बसा में घुलते हैं। बाकी का पाचन बसा करती है, बाकी बसा में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ये बी और सी जल में घुल जाते हैं, बाकी सब बसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते। ठीक है, ये बता रहे थे हम। इसके बाद छात्रों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले होते हैं। यहां हमने लिखा है विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। इसको आप देख सकते हो, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसकी भी हमने एक ट्रिक बना रखी है, उसको देख लेते हैं। ट्रिक क्या है छात्रों? रबे सारे बर। यदि आप एक ट्रिक लिखते हो रबे सारे बर, यदि आप रबे सारे बर को याद करते हो तो अभी तो आप ऐसे देख लो, राशि फिर उसी सीक्वेंस में लिख लेना, ए बी सी डी ई और के, ऐसे चलता है सीक्वेंस, ए बी सी डी ई और के। इन्हीं पे चर्चा ज्यादा होती है, इन्हीं के प्रश्न आते हैं। हालांकि अगला जो वीडियो होगा हम इसमें B12 के पूरे B12 तक के पूरे रासायनिक नाम आपको बता देंगे क्या होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ए बी सी डी ई के हमने लिख लिया। यहां रा से बनेगा, विटामिन ए की कमी से होता है छात्रों रतौंधी रोग। रतौंधी भी होता है और दिनांध भी होता है। यहाँ 2 रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से, हमने नहीं लिखा है। रतौंधी मतलब रात में नहीं दिखना, और दिनांध मतलब दिन में नहीं दिखना। रतौंधी और दिनांध दोनों विटामिन ए की कमी से होते हैं। अपन कहते ए तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, ए तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा? रतौंधी रोग, या फिर दिनांध, दिन में ना दिखना। ठीक है छात्रों, अभी इस पे चर्चा। जो ये बी शब्द लिखा है, बी, इससे होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, इसी को हम पेलिग्रा भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बेरी बेरी रोग में? शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर शरीर हो जाता है, दुबलापन, सीधी सी बात। क्या? दुबलापन। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, दुबलापन। और भाई अब कैसे याद रखोगे कि दुबलापन है, शरीर में कमजोरी है, बेरी बेरी? अब कौन ने बेरे बेर खाए हैं, मान के चलो बेरे फल होता है, किसी ने बेरे बेर खाए हैं, तो कैसे वो तो कमजोर हो गई, दुबला होगा। यहां से आप याद रख सकते हो बेरी बेरी या पेलिग्रा। छात्रों विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ये सी से बनेगा स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, या सा से बनेगा स्कर्वी। जो स्कर्वी
रोग होता है, वैसे ही आप कहो कि कड़वी लग रही, कड़वी लग रही कोई चीज, उसी शब्द में लिखा है स्कर्वी, कड़वी लग रही कोई चीज तो कहां लगेगी, मुंह में कड़वी लगेगी। तो ये जो छात्रों स्कर्वी रोग होता है ये मुख्यतः दांतों से संबंधित होता है, मसूड़ों का फूल जाना, पायरिया टाइप का है ये, मसूड़ों से खून आना, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों का सड़ जाना, जल्दी दांत गिर जाना, दांतों से दुर्गंध आना, ये कहलाता है कौन सा रोग, ये कहलाता है छात्रों स्कर्वी। ठीक। शीत आदि भी इसी विटामिन सी की कमी से एक और होता है शीत, शीत शरीर पर लाल लाल धब्बे, लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं। यहां इस शीत यहीं से जोड़ लेना आप, शीत रोग भी इसी से होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है छात्रों। इसके बाद में हम चलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है छात्रों रिकेट्स। और ये जो रिकेट्स होता है इसमें एक प्रकार का ये सूखा रोग कहलाता है, सूखा रोग भी बोलते हैं हम, हिंदी इंग्लिश में रिकेट्स और हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। मतलब पेट आगे निकल आता है, छोटे छोटे बच्चों में होता है ये भी शारीरिक दुबलापन ही है। पांव धनुष आकार के हो जाते हैं, मतलब पांव मुड़ जाते हैं, हाथ पांव बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। कुल मिला के ये है क्या, ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। अभी हमने यहाँ जितने भी हम रोग, यहाँ कहीं भी कोई रोग लिखा होगा छात्रों, यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है, क्योंकि रोग अलग अलग होते हैं, कुछ आनुवांशिक होते हैं, कुछ संक्रामक होते हैं, कुछ असंक्रामक होते हैं, ठीक है, और कुछ पोषक तत्वों की कमी से। तो यहाँ आप आज जितने भी रोग इस बोर्ड पर लिखे होंगे, हम अलग से कोई ट्रिक नहीं लिख पाए, आगे कभी रोगों के बारे में बताएंगे तब हम बताएंगे छात्रों। तो जितने भी रोग आप यहाँ लिखे देख रहे होंगे पूरे बोर्ड पे छात्रों, ये सभी के सभी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होंगे। यदि ऑप्शन में आ जाए तो कहना ये सभी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं, जितने भी यहाँ रोग लिखे होंगे, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ऐसा तो रिकेट्स मतलब सूखा रोग, पतले हाथ पैर, हड्डियां पतली हो जाना, इस प्रकार से छात्रों। फिर ये रबे सारे बा की जगह लिखा था ई, ये ठीक है, बा जो शब्द लिखा है छात्रों ये होता है बांझपन। मतलब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, महिलाओं में बांझपन, बच्चों का जन्म ना हो पाना, और पुरुषों में होता है नपुंसकता। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। जिसके मतलब जिसके पास जिसके कहीं से ये सब ताजी सब्जियों वगैरह खाने से जिसके पास में ये विटामिन ई ज्यादा होता है, वो लोग को अपन कह सकते हैं कि वो ज्यादा सुंदर दिखते हैं। इसे इसका अर्थ क्या है, मतलब बी में जो है ये जनन ग्रंथियों को मजबूती प्रदान करता है, जनन ग्रंथियों में उनका विकास या वृद्धि करने में ये सहायक होता है। कौन सा, विटामिन ई, ऐसा आप याद रख सकते हो, समझ रहे होंगे आप। तो सुंदरता का विटामिन ई, महिलाओं में बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता किससे आएगी, ई से। जनन ग्रंथियों में कौन सहायक होगा, विटामिन ई, ठीक है। या स्त्री और महिलाओं में जितने भी यौन संबंधी रोग होंगे उनमें सब में कौन से विटामिन की कमी हो गई, उनको ई की, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है छात्रों। आगे ये नीचे शब्द लेके हम बता रहे हैं आपको, अभी तो हम रोगों के बारे में बता रहे थे। फिर छात्रों यहां लिखा है रा शब्द, और रा के पास में लिखा था के, ठीक है। तो रा का मतलब होता है, रा का मतलब होता है रक्त का थक्का ना बनना। छात्रों जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कभी कहीं कोई दुर्घटना हो जाए और किसी व्यक्ति को यदि छात्रों चोट लग जाए तो रक्त बहता है, लेकिन कुछ देर में, हाँ एक प्रश्न आता है कि रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है छात्रों, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। 2 से 5 मिनट के बीच में रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब रक्त खुद अपने आप में कोशिकाओं की एक परत बन जाती है और रक्त बहने से रुक जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसे कौन सा रोग होगा छात्रों, उसे होगा हीमोफीलिया। रक्त का थक्का ना बनना, वैज्ञानिक भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। मतलब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है छात्रों, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। और क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों के शरीर में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हेमरेज या हेपेरिन कहते हैं। ये हेमरेज या हेपेरिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है छात्रों। और ये जो हीमोफीलिया रोग होता है ये केवल पुरुषों को होता है, जबकि ये लगता महिलाओं से है, ऐसे याद रखना। इसकी वाहक महिलाएं होती हैं, लेकिन होता कैसे है, ये पुरुषों को होता है, ठीक है, खासकर। तो ये हमने आपको इनके बारे में बताया, रोगों के बारे में आपको बताया। हालांकि आप रक्त पे से हमारा एक अलग वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, रक्त के बारे में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर छात्रों यहाँ हमने लिखा है, इनके हमने स्रोत भी यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। विटामिन ए के स्रोत क्या है,
अच्छा, एक चीज और, इनके कुछ उपनाम होते हैं। जैसे ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। जो लोग ये विटामिन ए को प्राप्त करने वाले फल वगैरह या ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं, उनको खाते हैं, तो उनको संक्रमित नहीं होते, वो जल्दी बीमार नहीं होते। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? ए को। ऐसे याद रखना, ठीक है। इधर सा लिखो, इधर रा लिखो, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है? गाजर, मछली का तेल, पपीता, केला, आम, ठीक है, विटामिन ए। फिर विटामिन बी के स्रोत क्या क्या है? अनाज के छिलके, मटर के दाने, सेम की फली। ये प्रश्न आए हुए हैं, बहुत अच्छे से देखना, खासकर जिनको पर्यावरण या साइंस आना है, ठीक है। ये बी के हमने बता दिए। सी, वैसे सी अपन ऐसे कैसे कहते हैं, तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ये खट्टे फल, आंवला खट्टा होता है, संतरा, कच्चा आम, मिर्च, टमाटर, ये सब खट्टी चीजें हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और ये कभी कभी प्रश्न आया है कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन सी, ऊष्मा प्राप्त हुई, आप इन्हीं को देख लो, आंवला, संतरा या कच्चा आम, मिर्च, टमाटर, इनको रखो, ऊष्मा जैसे मिली, ये खराब हो जाते फल। तो ऊष्मा द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? सी। मसूड़ों से खून किस विटामिन की कमी से आता है? सी स्कर्वी, यही तो कहलाता, अभी बता रहे थे हम। फिर छात्रों विटामिन डी, विटामिन डी दूध में रहता है, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, ठीक है। केवल हाँ, एक चीज और, केवल विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। छात्रों याद रखना, केवल विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। त्वचा में संश्लेषण इसका होता है। त्वचा, सुबह की धूप में जब हम बैठ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, तो विटामिन डी हमारा शरीर खुद ही ले लेता है अपने आप, वो आपको बाह्य स्रोतों से नहीं मिल पाता, मछली का तेल छोड़ करके, ठीक है, ऐसा। फिर छात्रों ये जो विटामिन ई है, ये सोयाबीन, अंडे, मिल्क, मांस, इसमें पाया जाता है, और ये हम बता ही चुके, लिंग ग्रंथियों को क्रियाशील करता है। यौन रोग इसी की कमी से होते हैं, ई की कमी से। फिर छात्रों विटामिन के बारे में भी हम बता दिया, हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक और गोभी में विटामिन के पाया जाता है, ठीक है। छात्रों आगे देखते हैं, यहां कुछ हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो आप, उनको हमने यहां लिख रखा है। वो कैसे हैं? कभी कभी प्रश्न आता है कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो छात्रों 3 विटामिन नष्ट होते हैं शराब पीने वाले व्यक्तियों में, ठीक है, याद रख लेना। ए, बेबी 6 डंडे मारेगी, ऐसे करके याद रख लेना। तो क्या हो गया? ए, बी और B6, कितने हो गए? 3 विटामिन शराब पीने वाले व्यक्तियों के नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, किसी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, तो कौन सा नहीं पाया जाता? सी। देखो यहां सी के स्रोत हमने यहां लिखे आपको, कोई मांसाहारी भोजन यहां नहीं लिखा हुआ, ठीक, केवल खट्टे फल वगैरह में, मांसाहारी भोजन में सी नहीं पाया जाता। घाव भरने में सहायक विटामिन सी, रोगों से लड़ने में सबसे ज्यादा सहायक विटामिन सी, घाव भरने में सी, ठीक है। वैसे घाव जब हो जाता अपन सी करते रहते, ऐसे याद रखियो। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। छात्रों अस्थियों का मुड़ जाना ही तो रिकेट्स कहलाता है, अभी हमने आपको बताया था। तो हड्डियां मुड़ जाती हैं रिकेट्स में, हड्डियां रिकेट्स या सूखा रोग में मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी, ये हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? विटामिन डी, ठीक है, ऐसे याद रखना। डी माने दिन, दिन माने सूर्य, दिन कहां से होता है? सूर्य से, ऐसे। छिली सब्जियों में नष्ट हो जाता है क्या? विटामिन सी। यदि हम सब्जियों को छील करके खाते हैं, फलों को छील करके खाते हैं, तो विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन सा विटामिन करता है? सी। फिर एक विटामिन ऐसा होता है छात्रों B12, B12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। B12 का याद रखना, कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो हम कहेंगे B12, B12, ठीक है। और इसी B12 का जो उपयोग है ये काय में होता है? कैंसर के उपचार में, ठीक है। फिर छात्रों यहां लिखा है, हमारे शरीर में संश्लेषण कौन कौन से विटामिनों का हो जाता है? मतलब अपना शरीर खुद ही विटामिन बना लेता है। कौन कौन सा? डी और के। डी का संश्लेषण त्वचा में होता है और के का संश्लेषण कोलन में होता है, ठीक है। ये वो तो ये के को यहां लिखा, ये डी का त्वचा बता चुकी। इसके बाद में छात्रों हमने प्रोटीन के बारे में यहां लिख रखा है, प्रोटीन की जानकारी कुछ आपको देंगे। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण करना, या टूटी फूटी कोशिकाओं की
मरम्मत करना, क्योंकि कोशिकाओं से ही ऊतक बनते हैं, बताया था हमने अभी। फिर कौन सा भाग शरीर का प्रोटीन का बना होता है छात्रों? तो त्वचा, बाल और नाखून। त्वचा, बाल और नाखून, ये तीन चीजें जो हैं शरीर में, ये काय की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो यहां हमने लिख रखा है, सोयाबीन में पाया जाता है। और शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को कहते हैं। किसी परीक्षा में आया, हमने वहीं से लिखा है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो छात्रों, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। कभी कभी यहां से प्रश्न आते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। यदि 1 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जाता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का संश्लेषण शरीर में होता है, इतनी ऊर्जा बनती है। फिर यहाँ प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग भी हमने लिखे हैं। एक तो लिखा है छात्रों क्वासिउरकर, और एक लिखा है मरासमस। छात्रों, ये जो क्वासिउरकर रोग है ये वही है, हाथ पांव बहुत पतले होते हैं, कुल मिला के शारीरिक दुर्बलता है। बच्चों का पेट आगे निकल आता है, हाथ पांव बहुत पतले हो जाते हैं, कुल मिला के ये दुर्बलता कहलाती है क्वासिउरकर। ठीक है। और एक लिखा है यहाँ मरासमस, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, मरासमस रोग। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी याद कर लेना। मरासमस भी प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस मतलब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ये भी दुर्बलता ही दर्शाता है। फिर छात्रों, आनुवंशिक लक्षण, तो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं ये प्रोटीन के द्वारा माता पिता से उनके बच्चों में पहुंचते हैं, प्रोटीन ही पहुंचाता है। ठीक है। शारीरिक विकास के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक होता है छात्रों? प्रोटीन जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या बनाता है? कोशिकाएं बनाता है, ऊतक बनाता है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र, और कई अंग तंत्रों के समूह को शरीर कहते हैं। फिर यहाँ छात्रों लिखा, मांस से प्राप्त प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जंतुजन्य प्रोटीन। मांस से प्राप्त जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंतुजन्य प्रोटीन। ठीक है छात्रों, प्रोटीन में इतना ही पर्याप्त है, यहीं से प्रश्न आएंगे, बस आप इतना तैयार कर लें। इसके बाद में छात्रों यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा है। यहाँ एक शब्द लिखा है एथलीट। एथलीट जो हो रहे होते हैं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद वगैरह करने वाले जो एथलीट होते हैं, एथलेटिक्स गेम्स जो खेलते हैं। एथलेटिक्स मतलब होता है पर्सनल, जिनके लिए पर्सनल खुद जवाबदार होते हैं वो एथलीट कहलाते हैं। और जैसे खो खो है या कबड्डी है, सामूहिक खेल कहलाते हैं, ग्रुप वाले। तो एथलीट के लिए तुरंत ऊर्जा पाने के लिए क्या दिया जाता है? तो यहाँ कभी प्रश्न आया है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है, आप याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का एक निकनेम है, शरीर का ईंधन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शरीर का क्या कहते हैं? ईंधन। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? हम शुरू में आपको बता चुके थे छात्रों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। भोजन का प्रमुख अवयव है ये कार्बोहाइड्रेट। भोजन का प्रमुख अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है छात्रों, ये कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है ये 4.2 किलो कैलोरी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से या लेने से, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक निकनेम और है, उपनाम, इसे ऊर्जा का भोजन कहते हैं। छात्रों, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पूछे जाते हैं, हमने स्रोत भी यहाँ लिख रखे हैं। स्रोत का मतलब कहां कहां से कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, कहां सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। तो जब हमें भूख लगती है और भूख लगने के बाद हम जिन चीजों को खाना चाहते हैं वही छात्रों कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू, गन्ना, गुड़, शकरकंद और शलजम। जितनी भी मीठी चीजें होती हैं छात्रों, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, इन मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहां देखो मीठी चीजें लिखी हैं, गन्ना, गुड़, शकरकंद और शलजम। ठीक है। आगे देखते हैं छात्रों। हाँ, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि अधिक कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाता है? तो अधिक कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाता है? मोटापा आ जाता है। ठीक है। अधिक कार्बोहाइड्रेट से मोटापा आ जाता है, यहां हमने लिखा है अधिक कार्बोहाइड्रेट से मोटापा आ जाता है। छात्रों आगे देखते हैं, अधिक कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाता है? मोटापा आ जाता है। फिर यहाँ हमने वसा के बारे में लिखा है। वसा, ध्यान रखना, शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं वसा को। कभी प्रश्न आ जाए शरीर का ऊर्जा बैंक, बैंक में क्या रहता है? पैसा, धन संचित रहता है। तो शरीर की ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? वसा के रूप में। तो शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहते हैं? वसा को। ठीक। और ये वसा कहाँ संचित होती है, कहाँ इकट्ठी होती है? ऊतकों में। ठीक है। और इन्हीं ऊतकों में जब वसा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है छात्रों, तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी दिल की बीमारी होने लगती है। ठीक है। हाई बीपी वगैरह, चूंकि ब्लड प्रेशर खुद एक रोग नहीं है लेकिन कई रोगों की उपज है ये ब्लड प्रेशर हाई।
तो शरीर का ऊर्जा बैंक वसा को कहते हैं। ये ऊतकों में जमा रहती है। ऊंट वाला हमने बता दिया कि वसा के रूप में भोजन को कुबड़ में संचित करके रखता है। ठीक है। फिर हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रति ग्राम दहन से सर्वाधिक ऊर्जा कहां किससे मिलती है पूरे पोषक तत्वों में से? तो प्रति ग्राम दहन से या प्रति ग्राम शरीर प्राप्त कर लेता है, फिर उसका दहन होता है हालांकि, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है छात्रों 9.3 किलो कैलोरी वसा से। ठीक है। और वसा का संश्लेषण कहां होता है शरीर में? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब वसा के स्रोत क्या है? वसा मतलब एक प्रकार की चिकनाई हम कह सकते हैं, जैसे तेल है या घी है, ये से। तो वनस्पति तेल, सूखे मेवा, घी, मिल्क, इनमें क्या होती है? वसा होती है छात्रों। वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा कहलाती है जो शरीर में इकट्ठी हो जाती है, जो जमा हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, रोग बढ़ाती है, मतलब ये नुकसानदायक है। ये संतृप्त वसा जो घुल नहीं पाती, इसका पाचन नहीं हो पाता, आदमी मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता है, वो संतृप्त वसा कहलाती है छात्रों। सबसे ज्यादा संतृप्त वसा पाई जाती है नारियल का तेल व ताड़ का तेल और घी में, याद रखना, घी में। और दूसरी प्रकार की वसा होती है असंतृप्त वसा, ये पाई जाती है मछली व वनस्पति का तेल। छात्रों वसा जो होती है भैंस के मिल्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कुछ किसी भी प्रकार की वसा, फैट। ठीक है। इसके बाद में हमने आपको यहाँ वसा से इतना ही पर्याप्त है, यहीं से प्रश्न आते हैं। इसके बाद में हमने खनिज लवण के बारे में बताने का प्रयास किया है छात्रों। कई प्रकार के खनिज लवण शरीर में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? शरीर को आकार प्रदान करना, दांतों और हड्डियों की मरम्मत करना। ठीक है। और इन खनिज लवण जो होते हैं इनको खास हमने यहाँ लिखे हैं। एक तो यहाँ हमने घेंगा शब्द लिखा है, आपको पता होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसको हम गलगंड कहते हैं, या चूल्हे के समान आकृति होती है तो जैसे चुल्ली का रोग भी कहते हैं, घेंगा, गलगंड या ग्वाइटर। ये गले में एक गोल गोल कुछ मांस ऐसा खिंच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घेंगा। ये किसकी कमी से होता है छात्रों? आयोडीन की कमी से। ठीक है। ये जब हम आपको ये ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे तो यहां से कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि कौन सी ग्रंथियों में क्या कैसे होता है। फिर यहां हमने लिखा है कि इसका कार्य क्या होता है, तो हम बता चुके, हड्डियां, शरीर को आकार प्रदान करना, दांत को मजबूती देना। ठीक है। हाँ, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और यदि थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, संतुलित होता है, तो ये रोग हो जाता है। ठीक है। गले के यहाँ बीचों बीच पाई जाती है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि। फिर यहाँ लिखा है हाँ, अब ऐसे प्रश्न आते हैं, लोहा काय में पाया जाएगा? तो लोहा सबसे ज्यादा पालक, फिर प्याज में पाए जाते हैं ये। क्योंकि देखो, खनिज लवण की परिभाषा भी हम कैसे देते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको शरीर, अपना जो शरीर है ये सीधे के सीधे ग्रहण नहीं करता, लेकिन कुछ भोजन ऐसा होता है, कुछ भोजन में ये चीजें पाई जाती हैं, उनको खनिज लवण कहते हैं। डायरेक्ट हम इनको प्राप्त नहीं करते, डायरेक्ट लोहा नहीं खाते हम, डायरेक्ट कैल्शियम आयोडीन नहीं खाते हम। ठीक है। हम भोजन जो हम करते हैं इन्हीं में वो चीजें हमें मिल जाती हैं। तो लोहा पाया जाता है छात्रों पालक और प्याज में, कैल्शियम दूध और अंडों में, फास्फोरस दूध और केला में, और रेशे या रुक्षांश जो हम बता चुके थे पहले, ये फल और सब्जियों में। छात्रों आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। छात्रों हमने आज आपको बहुत जल्दी बताने का प्रयास किया, चूंकि समय कम होता है, डाटा ज्यादा से ज्यादा आप तक उपलब्ध करवाना होते हैं। छात्रों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।